समुद्री तूफान को लेकर हमेशा हम एक बात ज़रूर समझते हैं कि ये कहीं न कहीं प्राकृतिक आपदा है। लेकिन ये पूरी धरती पर जो समुद्री क्षेत्र हैं, उन समुद्री क्षेत्रों में होने वाली एक प्राकृतिक घटना है और इसका संबंध प्रकृति का जो पूरा साइकिल है या जो पूरा इकोसिस्टम है पूरे ग्लोब का, उसी का एक पार्ट है। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी का बढ़ना यानी नंबर ऑफ साइक्लोन का इंक्रीज़ होना या उनके इम्पैक्ट का इंक्रीज़ होना, उनके ट्रैक का जो परिवर्तन है, वो सब चीज़ें थोड़ा-सा निश्चित तौर पर चिंताजनक हैं। और अगर हम जो साइक्लोन अभी बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, उसकी बात करें तो निश्चित तौर पर मॉनसून सीज़न ख़त्म होने के बाद बंगाल की खाड़ी का ये तीसरा तूफ़ान है। हिंद महासागर की बात मैं करूं, यानी बंगाल की खाड़ी और उधर अरब सागर, तो दोनों को मिलाकर मॉनसून के बाद चौथा तूफ़ान ये बन रहा है। तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रही है। आमतौर पर इतने तूफ़ान नहीं बनते हैं। बेसिकली मॉनसून के ख़त्म होने के बाद का जो सीज़न होता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना, तो इस दौरान आमतौर पर दो फ्रीक्वेंसी होती है दो तूफ़ान की और दोनों सी बेसिन को मिला करके, और इधर चांसेस बहुत कम रहते हैं। दोनों सिस्टम के बनने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा रहती है और आमतौर पर एक उत्तर की तरफ जाता है तो एक पश्चिम की तरफ जाता है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना रहा है, नॉर्मल ट्रैक रहा है। लेकिन ये तीसरा तूफान है। हामून आया था, बांग्लादेश गया, यम, और उसके बाद मिथिली आया, वो भी बांग्लादेश की तरफ गया, और ये तीसरा तूफान बन रहा है मिचाउंग, और इसे नाम म्यांमार ने दिया है। लेकिन ये तूफान भी रास्ता तो वही अपना रहा है लगभग, लेकिन ये थोड़ा और आगे की तरफ जाने के बाद तब रास्ता मोड़ रहा है, और इसी वजह से इसका जो इम्पैक्ट है वो भारत के कई राज्यों पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें सबसे पहले हम ट्रैक देखते हैं कि ट्रैक क्या कह रहा है, उसके बाद बातें और डिटेल में करते हैं। ये है इसकी संभावनाओं का ट्रैक, यानी कहाँ पर बनेगा और कहाँ पर जाएगा, उस दौरान इसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो अभी तक मेट डिपार्टमेंट की तरफ से इसको डीप डिप्रेशन तो बनाया गया है, डीप डिप्रेशन डिक्लेयर कर दिया गया है, और ये 3 दिसंबर को ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। यानी कि आज मध्य रात्रि और सुबह के बीच में ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में पहुंच चुका होगा। और अभी तक अगर इसी ट्रैक को देखें तो जिस समय ये लैंडफॉल कर रहा होगा, ये यहाँ पर बापतला और मछलीपट्टनम के बीचों बीच आंध्र प्रदेश का तटीय हिस्सा, यहाँ पर आपको मैं इसे और डिटेल में दिखाता हूँ। ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये बापतला और मछलीपट्टनम के बीच का हिस्सा है। तो यहाँ से जब ये लैंडफॉल करेगा, उस दौरान भी इसकी इंटेंसिटी साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी चक्रवाती तूफान की रहेगी, उससे ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का सपोर्ट इसे मिल रहा है, उससे ये हो सकता है कि वेरी सीवियर साइक्लोन बन जाए। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लगभग 10 से 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं ज़रूर बढ़ जाती हैं। यानी कि जो अटैक है इसका लैंडफॉल के दौरान, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो अभी तक जो इंटेंसिटी लग रही है साइक्लोनिक स्टॉर्म की, यानी कि 60-70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, गस्टिंग थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। तो इसके प्रभाव से उसके बाद ये जाएगा किधर, ये भी देख लेते हैं। और यहाँ से लैंडफॉल करने के बाद आंध्र प्रदेश से और आंध्र प्रदेश के तटों से होते हुए ओडिशा की तरफ बढ़ेगा। तो ओडिशा के साथ साथ जो पैरेलल आंतरिक इलाका है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये पूरा प्रभावित होंगे। और इसके बाद जब ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा तो ये निश्चित तौर पर ओडिशा के साथ छत्तीसगढ़ और विदर्भ के साथ मध्य प्रदेश और झारखंड, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगा। इतना तो लगभग तय है। तो इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो किस तरह से रहने वाला है, अगर इस मॉडल को कंसीडर करें तो अगले 10 दिनों के दौरान, यानी इस तूफान के प्रभाव को कंसीडर करते हुए, जो चेन्नई से लेकर नेल्लोर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम का हिस्सा है, इन सभी भागों के साथ साथ आगे उड़ीसा की तरफ, साथ ही साथ कोलकाता तक, इन सभी भागों में और इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़, उड़ीसा के आंतरिक रीजन, इन सभी भागों में कई जगहों पर बहुत व्यापक वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर, नागालैंड तक कई जगहों पर आने वाले दिनों में बारिश देखने को मिलने वाली है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में नॉर्थ ईस्ट मानसून थोड़ा सा वीक हो जाएगा, और जब कोई साइक्लोन आया हुआ हो, साइक्लोन जब आगे बढ़ रहा होता है तो एनर्जी अपनी तरफ लेकर जाता है। जाहिर सी बात है यहाँ पर गतिविधियाँ शुरुआत में कम हो जाएंगी, खासतौर पर 3, 4 और 5 दिसंबर को। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर हवाएं आनी शुरू होंगी अरब सागर से, तो यहाँ पर बारिश होगी। नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रभाव, इस साइक्लोन का प्रभाव खत्म होने के बाद यहाँ पर पहुँचेगा, और कर्नाटक में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी इन 10 दिनों के दौरान। लेकिन मंगलुरु और बेंगलुरु समेत जो दक्षिणी हिस्से हैं, यहाँ पर कुछ हिस्सों में बारिश जरूर हो सकती है। बेल्लारी में भी थोड़ी बहुत वर्षा कर्नाटक में हो सकती है। तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में भी अगले 10 दिनों के दौरान बारिश देखने को मिलेगी, और तेलंगाना में बारिश होगी। महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में इस तूफान के प्रभाव से बारिश होने की संभावना है। इस मॉडल से
ज़्यादा संभावना मुझे लग रही है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रों में अभी बारिश हो रही है और पूर्वी क्षेत्रों में इस तूफान के प्रभाव से आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में कई जगहों पर इस तूफान का प्रभाव दिखेगा, बारिश होगी। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर इसके प्रभाव से बादल पहुंचेंगे, हवाएं पहुंचेंगी, बारिश की संभावनाएं भी बनेंगी। इसके अलावा पहाड़ों पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं रहेगा और इसका इम्पैक्ट सिर्फ इतना होने वाला है दोस्तों कि जब ये तूफान यहाँ पर है और आगे बढ़ रहा है, उस दौरान उत्तर से ठंडी हवाएं पहाड़ों ने भेजना शुरू किया। पहाड़ों से ये ठंडी लेकर हवाएं आगे पहुंचनी शुरू होंगी। इससे पहले कि वो ज़्यादातर इलाकों को अपने कब्जे में ले, ये हवाएं ज़्यादा तेज़ होंगी, ज़्यादा प्रभावशाली होंगी और ये हवाएं वापस उन पश्चिमी हवाओं को पीछे धकेलना शुरू कर देंगी। तो ठंडी हवाओं के जो आने का क्रम है वो क्रम टूट जाएगा, निरंतरता, वो रेगुलरिटी, वो कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि पहाड़ों से ठंडक यहाँ पर अभी भी ज़्यादा समय तक नहीं पहुँच पाएगी, पहुँचेगी, ब्रेक होता रहेगा उसमें। अगर कल की बात करूँ तो कल ठंडी हवाएं चलेंगी सुबह और रात में भी, उसके बाद फिर से ब्रेक होगा, फिर दोपहर में ठंडी हवाओं का असर कम हो जाएगा, उसके बाद परसों की भी यही स्थिति रहेगी। तो इस तरह से अभी ब्रेक चलता रहेगा। अदरवाइज़ आमतौर पर ये होता है कि WD जब बर्फबारी देकर आगे निकलता है और पहाड़ों से ऊपर से ठंडी हवाएं आनी शुरू होती है तो तेलंगाना तक, हैदराबाद तक, तमाम जगहों तक तापमान में बड़ी गिरावट होती है। मुंबई के लोग अभी सर्दी का फ्लेवर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। एक दो हवाओं का झोंका आया था लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं आया। ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और इन सभी भागों में अभी ठंडी हवाएं चलनी शुरू नहीं हुई हैं ठीक से। तो इंतज़ार यहाँ पर बना हुआ है, जल्दी ख़त्म होगा इंतज़ार, जल्दी पूरा होगा इंतज़ार और ठंडी हवाएं चलेंगी इस साइक्लोन के विदा हो जाने के बाद, इस साइक्लोन का प्रभाव खत्म होने के बाद। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी ठीक लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपके लिए ये मौसमी सिस्टम नुकसान वाले नहीं बल्कि फ़ायदे वाले हों और आप खेती जिस तरह से कर रहे हैं, जिस मेहनत से कर रहे हैं, उसमें मौसम आपका साथ दे, आपकी मदद करे, न कि आपके लिए परेशानी का कारण बने। धन्यवाद।